हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके करियर में मार्गदर्शन का काम करेगा। हमारे साथ में आज मौजूद है जो हमारे लिए वीडियो बनाते हैं ज्योग्राफी के श्री हीरालाल जी प्रजापति, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज हम उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी अपने पद तक पहुँचे हैं, और विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी उन्होंने किस प्रकार से की है और वो युवाओं को क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की अपने सवालों के साथ। तो नमस्कार, मैं आपसे पहले जो पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आपके जीवन के बारे में कि आपने जो अपने जीवन की शुरुआत करी वो तृतीय श्रेणी अध्यापक पद से करी। तो इस पद पर जब आपका चयन हुआ तो उस पर पहुंचने के लिए आपने किन किताबों को पढ़ा, कौन सी गाइड्स को पढ़ा, और आपकी जो कॉलेज और स्कूल की जो लाइफ थी क्या उसने भी उस पद तक पहुंचने में आपकी मदद करी? इस बारे में आप अपने युवाओं को कुछ बताइए। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर बता रहे हैं कि जब मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 में जब मेरा चयन हुआ तो उस समय मैं कौन सी गाइड पढ़ी और क्या पढ़ा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी प्रारंभिक लाइफ है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है बहुत ही पूर्व रहा है, और हमारे घर में कोई पढ़े लिखे नहीं थे। पिताजी केवल साक्षर है और माताजी गृहिणी का काम करती, और हमारा पुश्तैनी काम है, वही काम धंधा जो चल रहा था वो चलते थे। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन की थी, और ग्रेजुएशन मैंने 2004 में की, और एमए मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2006 में पूर्ण कर ली, और उसके बाद मैं बीएड एग्ज़ाम की तैयारी की। जब बीएड में मेरा चयन हुआ तो उस समय जब मैं कंपटीशन के दौर से तैयारी करने के लिए प्रारंभ किया था, यानी कंपटीशन की तैयारी का जो दौर प्रारंभ हुआ मेरा बीएड के साथ ही प्रारंभ हुआ था। इससे पूर्व जब बीएड के प्री टेस्ट होते थे तो उसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ में एक पास में पड़ोस में एक थे पप्पू राम जी जिनका नाम है, तो वो क्या तैयारी करते थे बीएड के प्री टेस्ट की, तो मैं कभी कभी उनकी गाइड देखता था। तो उसमें जो मेंटल एबिलिटी वगैरह वो होती थी, तो वो मुझे हल करने में थोड़ा सा उनको देखकर अच्छा लगता था, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के सवाल जितने कठिन लगते हैं उनको हल करने में उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि बार बार जब अपन प्रयास करते हैं तो वो सवाल हल होते जाते हैं। तो उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा उस मेंटल एबिलिटी में और कंपटीशन की तैयारी का रुझान बना। जब बीएड हो गई थी तो उसके बाद मैंने तैयारी के लिए सबसे पहले तो जो अपने लोकल बोर्ड की जो किताबें होती 6ठी से 10वीं तक की, जो सामाजिक विज्ञान है, गणित है, इनकी तैयारी थोड़ी रेफ़र किया और तैयारी की ताकि हमारा बेसिक नॉलेज तैयार हो सके। और इसी के साथ में एक जो गाइड आती थी, धरोहर आती थी, जो कनक कंवर राव की बुक आती थी, एक ही गाइड खरीदी मैंने और उसी से सारी तैयारी की और उसका अच्छी तरह से तैयार किया। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो तो जो जनरल नॉलेज है राजस्थान का, उसके लिए आप कोई भी एक रेफरेंस बुक खरीद लो और उसी के बेस पे आप जितना तैयारी करो उसी बेस पे तैयारी करो। आप जितनी अधिक किताबें अलग अलग पढ़ोगे उतना आप कंफ्यूज होने का चांस होगा। इसके साथ साथ किताबें वो पढ़ो जिसमें ऑब्जेक्टिव कम और रिटन लिखा हुआ ज़्यादा हो, उसमें आपका बेसिक नॉलेज तैयार होगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने में क्या, हम केवल उनको याद करने का प्रयास करते हैं लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको पढ़ने से आपको लगता है कि मैंने बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन उनको पढ़ने से आपको सेलेक्टिव चीज़ें याद रहती है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते हैं। तो सर ने बताया कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक जो चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, वो पढ़नी है। अब मैं आगे जानना चाहूँगा कि क्या आपने जो तृतीय श्रेणी अध्यापक पद है वहाँ पर पहुँचने के लिए किसी प्रकार की कोई कोचिंग ली, या और आपके जीवन में कोचिंग का क्या महत्व है? कोचिंग आज के युवाओं को बड़ा क्रेज़ है कोचिंग करने का,
तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कोचिंग किस प्रकार से उपयोगी है या नहीं है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं की, ना तो लेक्चरर में चयन हुआ उस समय की थी, ना तृतीय श्रेणी, क्योंकि हमारा पारिवारिक परिस्थितियाँ इतनी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थी कि इतना खर्च उठाना नामुमकिन था कोचिंग वगैरह का, और घर से दूर रहकर तैयारी करना। तो मैंने जो तैयारी की थी सेल्फ स्टडी की है सारी। और दूसरी बात है, आजकल के युवाओं में जो कोचिंग का रुझान है वो बढ़ा हुआ है। तो कोचिंग के बारे में मेरा यही कहना है कि कोचिंग एक आपको वहाँ पर माहौल उपलब्ध करवाता है। यानी जब हम कोचिंग में जाते हैं तो क्योंकि वहाँ अधिकतर लोग पढ़ने और समझने के लिए और तैयारी के हिसाब से होते हैं, तो वो केवल हमें माहौल मिलता है कि हम तैयारी किस प्रकार से करें। एक दूसरे से बात करते हैं तो वो आपस में क्या है, केवल पढ़ाई के बारे में ही बात करते हैं, तो हमें अच्छा माहौल मिलता है। इसके साथ साथ हमें कोई जैसे सब्जेक्ट का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसमें कोचिंग साथ तो देता है, लेकिन ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पर अपने समस्या का समाधान हो सके। मेरे साथी काफ़ी लोग कोचिंग करने के लिए गए, जयपुर भी गए, जोधपुर भी गए, अजमेर भी गए, तो उनसे मैंने बात की तो वो कहते हैं कि एक बैच में 200 150 बच्चे होते हैं। तो उस स्थिति में तब मैंने उनसे पूछा कि जब 150-200 बच्चे होता है, आपको कोई समस्या होती तो आपका सवाल जवाब होता कि नहीं होता? कि वहाँ तो केवल आते और 3, 4, 5 घंटे प्रोजेक्टर पर अपना कार्यक्रम चलता रहता और पढ़ा के चले जाते, लेकिन आपस में समस्या समाधान जैसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि तैयारी करो, लेकिन ऐसी जगह तैयारी करो या ऐसे सर से आप उस संपर्क में आओ जहाँ आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो सर का कहना है कि कोचिंग मददगार होती है, लेकिन सिर्फ एक माहौल देने में। बाकी अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप स्वयं पुस्तकें लें और उनको पढ़ें। आगे मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान में युवा BSTC, B.Ed, राजस्थान कांस्टेबल में एग्ज़ाम दे रहे हैं और पटवारी, ग्राम सेवक और रीट की जो तैयारी कर रहे हैं जो युवा लोग, वो किस प्रकार से तैयारी करें, और मेंटल एबिलिटी जो ग्रामीण युवाओं के लिए एकदम नया सब्जेक्ट होता है, विशेषकर जो आर्ट से निकलते हैं, उसकी तैयारी वो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए वो क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि आजकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है कोई एक दिशा से यानी एक सब्जेक्ट के आधार पे नहीं होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम का जो जनरल पेपर होता है वो जिस प्रकार क्रिकेट में एक ऑलराउंडर होता है, उसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की सारी बुकें अपने जो चलती हैं यहाँ RBSE बोर्ड में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, उनकी चाहे साइंस की हो, चाहे गणित की हो, चाहे विज्ञान की हो, और चाहे आपके जो भी बुक हो सामाजिक की हो, सारी बुकों को अच्छी तरह से पढ़ना। इसके साथ साथ आपको तैयारी में प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर आते हैं, ज़्यादा नहीं है तो आपको कम से कम घंटा या 1.5 घंटा तो न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से देखना, ताकि आपको जो जनरल जो जानकारी है वो आपको मिल सके, और इसी के साथ साथ आप करंट अफेयर भी तैयार हो सके। यदि आप अखबार आपके गांव में, क्योंकि अधिकतर युवा ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, गांव में अखबार अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको करंट अफेयर तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मददगार होती है वो होती कुछ मासिक पत्रिकाएँ आती है। और दूसरी बात है, गाँव की आर्थिक स्थितियाँ इतनी कमज़ोर होती है कि बड़ी बड़ी जो मासिक पत्रिका आती है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती है, प्रतियोगिता टुडे आती है, तो वो क्या है कि बहुत हैवी पड़ती है। तो इसलिए आप जो छोटी किताबें आती है, जैसे 10 या 15 रुपए में मासिक पत्रिकाएं उपलब्ध होती है, जैसे क्रोनोलॉजी आती है, मोमल की आती है, ऐसी करंट अफेयर की जो मासिक पत्रिकाएं आती है, उसके द्वारा भी आप तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ अब मेन बात आती है मेंटल एबिलिटी की। तो मेंटल एबिलिटी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या है, गणित का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे घन संख्या क्या है, वर्गमूल कैसे हल करते, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। इसके साथ साथ आपके विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं होती है गणित की, जैसे जनरल थोड़ी सी देखा गणितीय संबंधी, कोण है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वगैरह इनकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मेंटल एबिलिटी में आते हैं तो जो प्रारंभ होता है मेंटल एबिलिटी का वो होता है सबसे पहले कोडिंग से।
कोडिंग को हल करने के लिए आपको अल्फ़ाबेटिकली जानकारी होनी चाहिए। जो ए से लेकर जेड तक की जो अल्फ़ाबेट चलते हैं उनका एक तो क्रमांक ध्यान होना चाहिए और क्रमांक के साथ उनका उल्टा सीधा क्रम किस प्रकार से बनाया जाता है। दूसरी बात, जब अल्फ़ाबेटिकल के आगे आते हैं वो आते हैं कोडिंग के सवाल आते हैं, लेकिन वर्णात्मक आते हैं वाक्य में। जैसे अपन ने कह दिया आकाश को पृथ्वी मानते हैं, पृथ्वी को अपन जल मानते हैं और जल को अपन जैसे धरातल मानते हैं और धरातल को हम पेड़ मानते हैं। तो अब कह दिया जाए कि मानव अपना मकान कहाँ बनाएगा, तो इस प्रकार के हल जैसे मानव अपना मकान कहाँ बनाएगा, तो धरातल को हमने पेड़ माना तो यानी वो उसका उत्तर आएगा पेड़। तो ऐसे सवाल हल करने के लिए आपको पहले समझने के साथ साथ लिखना ज़रूरी है। बिना लिखे हुए ये सवाल जब आप केवल पढ़कर हल करना चाहोगे तो नहीं होगा। तो इस प्रकार जो कोडिंग और वाक्यात्मक सवाल आते हैं उनको भी हल कर सकते हो। वेन आरेख संबंधी सवाल है, घड़ी संबंधी है, दिशा संबंधी सवाल आते हैं। अब दिशा संबंधी सवाल हल करने के लिए आपको सबसे पहले दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भौतिक दिशाएं अलग होती है और पेपर की जो दशाएं होती है वो अलग होती है। भौतिक दशाएं तो बदलती है, लेकिन पेपर की दिशाएं, क्योंकि राइट हैंड की तरफ पूर्व होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। और इसके साथ साथ जब भी दिशा संबंधी सवाल हल करो तो उनको एरो के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करो। जो एरो होता है, तीर का निशान होता है, उस तरफ हमारा मुंह होता है। फिर वो कहते हैं कि दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, तो हम आसानी से उनको मोड़कर पेपर को घुमाते हुए उनको हल कर सकते हैं। एक जो उनमें सबसे बड़ा जो प्रश्न पूछा जाता है दिशाओं के साथ साथ कि हमारे प्रारंभिक स्थान से गंतव्य जहाँ तक हम पहुँचे उनकी न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी हल करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय जो रेखा गणित में चलता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और वो पाइथागोरस प्रमेय में ये बताया जाता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दिशा संबंधी सवाल हो जाते हैं। घड़ी संबंधी सवाल आते हैं तो उसमें कई बार दो तरह के होते हैं। एक तो होता है दर्पण में अलग दिखता है और जल में घड़ी अलग दिखती है। तो उनको कुछ हल करने के लिए आपको कुछ सूत्र है उनका सहारा लेना पड़ेगा। जब आप बार बार प्रयास करोगे तो उन सूत्रों के माध्यम से आप उनको हल कर सकते हो। और इसके साथ साथ आगे वेन आरेख संबंधी सवाल आते हैं। तो वेन आरेख में क्या है, आपको सबसे पहले उनको अच्छी तरह से देखकर समझकर उनके लिखना चाहिए। जैसे त्रिभुज में कौन सी संख्या आ रही है, वर्त में कौन सी आ रही, वर्ग में कौन सी आ रही है। इस प्रकार उन वेन संबंधी आरेखों को हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कथन और आपके जो कथन के आधार पर निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष के सवाल भी आते हैं। तो कथन और निष्कर्ष के सवाल हल करने के लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, बाह्य नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप उनको अच्छी तरह से हल कर सकते हो। उसके बाद आते रिश्ते नाते संबंधी सवाल, जिसे रक्त संबंधी सवाल कहते हैं। तो रक्त संबंधी सवाल जब भी आपके आए तो उस स्थिति में आपको अपने ऊपर लेकर और अपने मन में फीलिंग करते हुए और अपने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए उनको हल करोगे तो ज़्यादा सही होगा। जैसे कह दिया है कि आपके माता का भाई का पुत्र, तो आप जब अपने ऊपर लोगे अपनी माता का भाई का पुत्र, अपने क्या लगेगा, तो मोह मेरा भाई लगेगा, माँ मेरा भाई लगेगा। तो इस प्रकार जब आप उनको हल करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके साथ साथ कुछ जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे आपके पिता का इकलौता पुत्र, आपके पिता का इकलौता पुत्र तो वो स्वयं हुआ, आपके दादा का इकलौता पुत्र आपके पिता हुआ, नाना की इकलौती पुत्री आपकी माता हुई। तो इस प्रकार से आपको उनकी कुछ सिलेक्टेड है उनकी जानकारी होनी चाहिए। ये तो हुआ मानसिक अभियोग्यता वाला पार्ट, जिसकी तैयारी के लिए आपने बताया इतने प्रयास करने पड़ते हैं। अब जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है, विशेष रूप से राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है और आपके ज्योग्राफी भी है तो भारत का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। इसकी तैयारी के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, राजस्थान का जो जीके है उसको अपन मोटे तौर पे 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की सभ्यता संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राजनीति। तो इन 5 भागों को पढ़ने के लिए आपको बेसिक नॉलेज तैयार करने के लिए तो सबसे पहले कोई जो अच्छी कंपटीशन बुक हो उसको एक कोई भी जो अच्छी लगे आपको, राजस्थान आज तक अच्छी लगे या लक्ष्य की लगे, राय की लगे, जो भी आपको एक बुक अच्छी लगे जिसको आपको लैंग्वेज समझ में आ रही वो एक बुक खरीद ले। तो उसको पढ़ने के साथ साथ आपको विभिन्न प्रकार की धीरे पहले तो उससे तैयारी करो। उसके बाद इनका जो अलग अलग पार्ट आता है, जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था है,
या राजस्थान का भूगोल है, तो इनके लिए छोटी छोटी अलग से किताबें आती है, तो उनके सहायता से भी आप तैयारी कर सकते हो। जैसे राजस्थान का इतिहास, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11th में जो इतिहास की बुकें हैं उनमें जो चलती है राजस्थान का इतिहास का सर्वेक्षण, तो उनको अच्छी तरह से पढ़ो क्योंकि उनसे अधिकतर सवाल आते हैं। इसके अलावा अपने राजस्थान का भूगोल जैसे भल्ला वगैरह की आती है, या हिंदी साहित्य अकादमी जयपुर से प्रकाशित होने वाली पुस्तक है जो हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का भूगोल, उसको आप तैयारी कर सकते हो। और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था वगैरह होती है उनके लिए अलग अलग जो आते हैं पार्ट, उनसे आप तैयारी कर सकते हो। पर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो विभिन्न किताबें हैं, तो हर स्टूडेंट के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आपने कौन सी पढ़ी। तो क्या ये छोटी जो परीक्षाएं हैं जैसे ग्राम सेवक, कांस्टेबल, रीट, इनके लिए भी इतनी अलग अलग पुस्तकें पढ़नी है या कोई गाइड पर्याप्त होती है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज तैयार करने के लिए आप जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, मैं केवल एक ही पुस्तक खरीदी थी राजस्थान के लिए जो मुझे सफिशिएंट लगी थी, वो थी ध्रुवर कनक कंवर राव की। उसमें पहले तो सारा समझा रखा टॉपिक वाइज, फिर जिले के अनुसार उसमें अलग अलग टुकड़ों में प्रत्येक ज़िले में क्या चीज़ प्रसिद्ध है, क्या लोक देवता, कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, क्या वो विशेष चीज़ वहाँ की है, वो सारा उसमें बता रखा, जिले वाइज खनिज संसाधन वगैरह। तो उस पुस्तक को आप जब देखोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसके साथ साथ उसमें जो पिछले कुछ सवाल आते हैं उसके आधार पे मैं उसका वर्णन दे रखा है। और मेरी जो छोटी परीक्षा है उनकी तैयारी के लिए तो आपको सबसे पहले तो अभी जैसे अपने राजस्थान में NCERT का सिलेबस लागू किया है, तो उसमें पूरक पुस्तक के रूप में अभी राजस्थान का सभ्यता, संस्कृति और ये वाली पुस्तक जोड़ी गई है जो 6ठी से 12वीं तक के लिए है ये। तो उनको आप अच्छी तरह से तैयारी करो। मैंने खुद ने भी देखी कि वो सबसे अच्छी किताब है और उसमें अच्छा नॉलेज दे रखा है। इसके साथ साथ अपनी जो सभ्यता और संस्कृति और पारिवारिक परिवेश है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपने तीज त्यौहार क्या क्या है, अपने लोक देवता क्या क्या है, अपने राजस्थानी भाषा में कौन सी वस्तु को क्या क्या कहते हैं, ये वाली चीज़ें। तो इसके साथ साथ ही आप जैसे मान लो अपने बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं उनसे इनके बारे में बात करो तो वो स्थायी नॉलेज होता है अपना। जैसे मान लो अपने जो हिंदी महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, और प्रत्येक महीने में कौन कौन सा त्यौहार क्या शुक्ल पक्ष में आता है, कृष्ण पक्ष में आता है, तो इनको रटने और समझने के बजाय तो अपने घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सहायता से आप याद करो। तो मैं बताता हूँ कि हमारे परिवार में हमारे छोटे दादाजी थे, दादाजी से के जो छोटे भाई थे उनसे मैं ऐसे बात करता था तो वो हमें बताते थे। तो जब मैं 6ठी 7वीं में था तो उस समय मुझे जनवरी और फरवरी ये जो इंग्लिश महीने चलते ये तो याद नहीं थे, लेकिन जो अपने देसी महीने चलते चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इसमें कौन कौन सा त्यौहार आते हैं सेलेक्टेड, उनकी मुझे जानकारी थी। तो इसलिए जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो वो हमें कुछ बताते हैं तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। आज विपरीत हालात है, जब हम कक्षाओं में जाते हैं तो देखते हैं कि जनवरी फरवरी सबको आते हैं, लेकिन चैत्र वैशाख जो महीना हिंदी महीने चलते हैं हमारे गाँव में वो किसी को नहीं आते हैं। तो उनका ज्ञान पाने के लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना ज़रूरी है, उनकी बातों को सुनना और समझना ज़रूरी है। अब आगे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो लड़कियां हैं विशेष रूप से जिनको आगे पढ़ने के अवसर नहीं मिलते हैं, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक स्कूल है वो वहाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे उनका विवाह की तैयारी कर दी जाती है और उनको वो मौके नहीं मिल पाते, या फिर आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी होती है माता पिता की कि वो उन्हें बाहर दूर नहीं भेज सकते और ना उनका खर्चा उठा सकते हैं पढ़ने का। तो उन लड़कियों के लिए और जो लड़के भी हैं उनके लिए 12वीं के बाद ऐसे बेहतर ऑप्शन क्या है कि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो सके, ऐसे क्या विकल्प है उनके पास, उनके बारे में बताइए। देखिए कि 12वीं के बाद जिन लड़कियों को अवसर नहीं मिलता कॉलेज में रेगुलर जाने का, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो अपनी पढ़ाई बंद नहीं करें। आपको जैसे भी सुविधा मिलती है उसके अनुसार अपनी पढ़ाई की तैयारी रखनी चाहिए
और आजकल तो स्वयं पाठी कोर्स वैसे ही खूब सारे होते हैं, तो उनकी तैयारी के साथ साथ आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो और अपनी कंपटीशन 3 साल जब ग्रेजुएशन होती है उसके साथ साथ आप विभिन्न प्रकार की कंपटीशन की जो पुस्तकें हैं, प्रतियोगिताओं की जो पुस्तकें, उनकी तैयारी भी करते रहे। इसके साथ साथ जो युवा है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि केवल पढ़ाई के साथ साथ आप जल्दी यदि तैयारी करना चाहते हो तो ऐसा टारगेट करो कि जिसमें आपको अच्छा सा परफॉर्मेंस कर सकते हो। जैसे मान लो राजस्थान पुलिस वगैरह की भी भर्ती आ रखी है, तो आपको फिजिकल दृष्टि से सबसे पहले तो दौड़ वगैरह की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस में पहले अभी जो हो रहा है वो प्री टेस्ट होता है। जैसे आर्मी में जाते हैं तो पहले फिजिकल होता है, लेकिन इसमें प्री टेस्ट होता है, तो अब प्री टेस्ट पास होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको राजस्थान की जानकारी, क्योंकि अभी जो राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस उसको मैंने देखा था उसमें 60% तो मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के हैं, और साथ में कुछ जुड़ा हुआ है जो कंप्यूटर का पार्ट है। तो 60 तो उसके आते हैं और 45% आते हैं जो आते हैं जनरल साइंस, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति के, और 45% आएंगे वो आएंगे आपके राजस्थान संबंधी, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो इनकी अच्छी तैयारी करते रहो। इसके साथ साथ यदि अपने गाँव में सुविधा उपलब्ध नहीं है तो तैयारी तो करनी है, लेकिन अपने घर परिवार का साथ भी निभाना है। तो उसके लिए आपको कुछ जो भी सोर्स मिले आर्थिक दृष्टि से, उन सोर्स के साथ साथ आपको पढ़ाई भी जारी रखनी चाहिए। एक आप बार बार जोर देते हैं एएनएम पर। एएनएम के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और जो ग्रामीण लड़कियां हैं वो किस प्रकार से इस क्षेत्र में आ सकती है और इसका फ़ायदा उन्हें किस रूप में मिल सकता है? देखिए, एएनएम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां जो स्कूल छोड़ चुकी है तो उनके लिए विशेष महत्व रखता है। एएनएम में क्या होता है कि सबसे पहला प्लस पॉइंट लड़कियों के लिए यही है कि इसमें कोई प्री टेस्ट नहीं होता है। तो जिन लड़की ने 12वीं में अच्छी मेहनत की और उसके लगभग 75 या 80% तक नंबर है, उसका उसमें नंबर आने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें प्री टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आजकल कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कोई भी आप डिप्लोमा करते हो, कहीं पे भी जाते हो तो उसमें पहले प्री टेस्ट होता है। तो प्री टेस्ट की वजह से काफ़ी लोग पिछड़ जाते हैं, लेकिन यही एक ऐसा सिलेबस और गवर्नमेंट करवाती है इसको कि इस प्रशिक्षण में आपका कोई प्री टेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि आपने यदि 12वीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, चाहे साइंस से हो, चाहे साइंस मैथ्स हो, या साइंस बायोलॉजी हो, या फिर आर्ट्स से हो, किसी से भी आप 12th अच्छे नंबरों से पास किए तो उसमें मेरिट के बेस पे लिया जाता है इनको। दूसरा ये है कि इनमें केवल लड़कियां ही आवेदन कर सकती, लड़कों का नहीं होता है। तो इसलिए, और अच्छी से जब आप सिलेक्शन हो जाता है, आप कोई भी डिप्लोमा करते हो तो आज कम से कम ईयरली 60,000 रुपये उनकी ईयरली फीस होती है और खर्चा अलग होता है। जबकि ये एकमात्र गवर्नमेंट का ऐसा प्रशिक्षण और कोर्स है और जिसमें आपको डिप्लोमा भी मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, रजिस्ट्रेशन भी होता है। इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगती है। केवल गवर्नमेंट जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उस समय 1,000, 2-3 हज़ार की जो फीस होती है, एग्ज़ाम फीस, वो लगती है। ये 18 महीने का कोर्स होता है और ज़िला मुख्यालय पे होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां जिनकी आर्थिक परिस्थितियाँ कमज़ोर है लेकिन पढ़ाई में होशियार है, वो कोई डिप्लोमा नहीं कर सकती है, तो ये आसानी से उनके लिए अवसर उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ जब इसमें भर्ती भी जारी होती है तो केवल लड़कियों को ही लिया जाता है, लड़कों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जबकि आपके जीएनएम वगैरह जो भी भर्तियाँ जारी होती है उसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों को शामिल किया जाता है। ये एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें केवल लड़कियों को ही वरीयता दी जाती है, और इसमें अधिकतर जो कोर्स होता है वो गवर्नमेंट खुद कराती है। तो इसमें लड़कियों का जो गवर्नमेंट जॉब लगने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से जो लड़कियां आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और पढ़ने में होशियार है, यानी उनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं 12th क्लास में, तो उनके लिए एएनएम जो है एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें वो कम से कम पैसे खर्च करके भी आसानी से और जल्दी सरकारी नौकरी पा सकती है, यानी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अब आगे मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस पद पर ये वर्तमान में है, ज्योग्राफी लेक्चरर, इस पद पर पहुँचने के लिए इन्होंने कौन सा रास्ता अख्तियार किया, क्या पढ़ा, और जो वर्तमान में ज्योग्राफी लेक्चरर पद पर आना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन ये किस प्रकार करेंगे? जैसे मान लो मैंने ज्योग्राफी जब 11th क्लास में मैंने सब्जेक्ट चॉइस किया था तो उसमें हिस्ट्री भी थी, ज्योग्राफी भी थी मेरे, और अर्थशास्त्र भी थी।
तो ज्योग्राफी का जो हमारे लेक्चरर थे शंकर लाल जी जानी, तो वो पढ़ाने की उनकी शैली और तरीका देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उसके बाद मेरा धीरे धीरे रुझान ज्योग्राफी की तरफ बढ़ता गया और कॉलेज में गए तो सविंदर सिंह जी प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के लेक्चरर, जो फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ाते थे। इसके साथ साथ खीम सिंह जी पंवार साहब थे, चंदन सिंह शेखावत सर थे। तो इनको जब वो पढ़ाते थे और उनकी शैली को देखकर और सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं ज्योग्राफी को डीपली तैयारी करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ जो लोग ज्योग्राफी में इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, ज्योग्राफी जो लेक्चरर पद है इनकी तैयारी भी कर रहे हैं या इसमें अच्छा मार्क जैसे नेट स्लेट भी करना चाहते हैं कोई, या आपके GRF करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप 11th-12th की जो बेसिक नॉलेज है ज्योग्राफी की उनको अच्छी तरह से तैयार करो 11th-12th की बुक को। और इसके साथ साथ जो इनका मुख्य जो पार्ट होता है वो होता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल जो सविंदर सिंह की आती है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, उस पुस्तक को अच्छी तरह से और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसको अच्छी तरह से समझो। कोई भी ज्योग्राफी का पेपर होता है तो उसमें 30 से 40 सवाल अकेले इस बुक से आते हैं, लेकिन वो कब समझ में आएंगे आपको, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके साथ साथ जो ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कॉलेज में और 11th-12th से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इस प्रैक्टिकल को बहुत ही हल्के में लेते हैं कि वैसे ही जो एग्ज़ामिनर आएगा अच्छे नंबर दे के चला जाएगा। लेकिन जब हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए जब पेपर हमारे सामने आता है तो उसमें ज्योग्राफी में कम से कम 10 से 15% केवल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के होते हैं। और वो पर्सन हम कब हल कर पाएंगे, जब हमने प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट का अच्छी तरह से उपयोग किया, उनको बार बार करने का प्रयास किया और अपना प्रैक्टिकल संबंधित जो भी कार्य है उनमें हमने बेसिक नॉलेज है। तो क्योंकि उसमें ऐसे सवाल आते हैं जिनको आप यदि इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनकी जानकारी नहीं है तो आप उन सवालों को हल नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ आप जब भी ऐसे सवाल हल करो, मैं मेरी बता रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो उस समय मेरे काफ़ी साथी होते थे, तो वो कहते थे यार मेरा भी बना देना प्रैक्टिकल, मेरा भी सर्वेक्षण कर देना और हमारा काम कर देना हमारे हैं। तो मैं जब उनको अच्छी तरह से उनके बढ़ाता करता था तो मुझे उनमें अच्छा अनुभव हो गया। इसके साथ साथ जब भी प्रैक्टिकल संबंधी सवाल आते हैं तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट होते हैं, क्योंकि उनकी मैंने अच्छी तरह से नॉलेज है। और दूसरी बात है, जो प्रैक्टिकल में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट है उनको अपन घर पे खरीद कर तो ला नहीं सकते हैं, महंगे होते हैं। तो उनको तो केवल स्कूल और कॉलेज में भी हम जितना उनसे हल करने का प्रयास करेंगे, उनसे प्रैक्टिकल करने का प्रयास करेंगे, तो तभी हमें अनुभव होगा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल को आपको कॉलेज लेवल में यदि आप है अभी या कॉलेज पूर्ण भी कर ली है तो आप पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए जो सबसे अच्छी आती प्रायोगिक भूगोल की वो आती JP शर्मा की बुक, तो उनको अच्छी तरह से पढ़ें। इसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी में आना है तो पहले आपको मानचित्र के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें मानचित्र संबंधी सवाल भी आते हैं। तो आपको अच्छी एक, चाहे तो स्कूल एटलस हो या ऑक्सफोर्ड की एटलस आती है वो एटलस ले सकते हो, या मानचित्रों की एक एटलस आती है वो आती है के सिद्धार्थ की, जो RS वगैरह में उनमें भी काफ़ी काम आती है। तो उसको अच्छी तरह से तैयार करो। तो आपने देखा कि सर जो है वो कॉलेज स्तर पर दूसरों के प्रैक्टिकल भी ये खुद किया करते थे। कुछ लोग होते थे मेरी तरह काम से जी चुराने वाले, उनके काम भी ये कर दिया करते थे। उनका फ़ायदा, उस काम का जो फ़ायदा है उनको बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान मिला और ये प्रश्न आसानी से कर पाए, वो समझ इनकी बढ़ती गई। और अब मैं जो सर से पूछना चाहूँगा कि हम जिन विद्यालयों में पढ़ाते हैं, गाँवों में विशेषकर, उनमें अगर 60 बच्चे हैं तो उसमें से 55 बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हुए मिलते हैं कि सरकारी नौकरी हमें तो मिलेगी नहीं, हमें क्या करना पढ़ लिख कर, हमारे पहले भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं लग पाए हैं। तो ऐसी जो मनोवृत्ति सेट हो रखी है लोगों की, उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? जबकि मैं देखता हूँ कि हमारे साथ में जो भी लोग हैं, हम खुद गांव में रहने वाले हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हैं, और अधिकतर जो हमारे साथी हैं वो सरकारी विद्यालयों से निकल के आए हुए हैं और गांव के रहने वाले हैं। फिर भी बच्चों में ये मानसिकता घर कर गई है कि सरकारी नौकरी हमें नहीं मिल सकती। इसका क्या उपाय है इस मनोवृत्ति को दूर करने का? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा के 2 पहलू होते हैं।
एक तो होता है मात्रात्मक पहलू और एक होता है गुणात्मक पहलू। तो अभी जो बच्चों में जो केवल मात्रात्मक दृष्टि से ज़्यादा हो रही है, वो केवल अंक अर्जित करने का प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके हमें अच्छे से अच्छे अंक आने चाहिए। तो वो क्या करते हैं, केवल ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्ति के लिए रटन विद्या पर ज़्यादा जोर देते हैं। जबकि रटन विद्या के बजाय यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो गुणात्मक पहलू होना चाहिए। तो गुणात्मक पहलू तैयार करने के लिए कोई भी बच्चा है तो उनके लिए उसके सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। और दूसरी बात है, गाँवों का मैंने देखा है कि जब भी भर्ती आती है उस समय केवल महीने 2 महीने की तैयारी करने का प्रयास करते हैं तो उसमें वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आपको यदि अच्छी तैयारी करनी है तो आपको टिक कर, चाहे भर्ती सामने हो या नहीं हो, लेकिन आपको टिक कर 1 या 2 साल यदि आप तैयारी करते रहोगे तो आप, और इसके साथ साथ आपको कुछ जो पुरानी परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो भी होती है, उनके जो पेपर होते हैं उनको आप हल करने का प्रयास करो। इसके साथ साथ गाँव में क्या होता है कि लोग पढ़ते तो है लेकिन उनकी केवल संख्या नज़र आती है, यानी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनमें गुणात्मक जो एबिलिटी होनी चाहिए वो विकसित नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो वो कोई भी तैयारी करते क्योंकि उनकी बेसिक जो 6ठी से 8वीं तक की जो नींव होती है वो काफ़ी कमज़ोर रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी जो बेसिक नॉलेज है वो तैयार नहीं हो पाती। जब उनके आधार या नींव हैं वही कमज़ोर रह जाती है तो आगे जाकर वो पास तो होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनकी वो बेसिक नॉलेज की वजह से वो अटक जाते हैं। तो सर का कहना है कि एक तो अनवरत पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, लगातार 1 या 2 साल तक लगातार मेहनत की जाए तो सफलता अवश्य ही मिलती है। अगर आप लोग ये सोचो कि एग्ज़ाम आए हैं, परीक्षा आई है, अब शुरुआत करते हैं, तब उसमें सफलता मिलना थोड़ा शंका उसमें रह जाती है, उसमें संभावना कम होती है सफलता मिलने की। और दूसरी एक इसके बारे में मैं भी अपने आप से एक राय देना चाहूँगा कि मैं खुद 10वीं में पूरक यानी सप्लीमेंट्री से पास हुआ हूँ। 42-43% मेरे रहे हैं, उसके बावजूद भी मैंने लेट शुरुआत करी पढ़ाई की। तो अगर आप देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत बिल्कुल ठीक है। अगर आप सही समय आप पर भी आप आज भी ये सोचें कि मैं कर सकता हूँ, तो आप सर ने जो तरीका बताया 6ठी से 12वीं तक की जो किताबें हैं या आप जिस किताबों को आपने पढ़ा है उनको आप समझते हुए पढ़ें तो मुझे लगता है आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। अब अंत में मैं जो हिंदी से आगे बढ़ना चाहते हैं 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या 3rd ग्रेड में, उनको मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कक्षा 9 से 12 तक की जो हिंदी की पुस्तकें चलती है स्कूल्स में, उन पुस्तकों के सारे पाठ शुरू से लेकर पाठ परिचय, लेखक परिचय से लेकर अंत में प्रश्नोत्तर तक वो आपको हल करने चाहिए, आपको पढ़ने चाहिए सारे। सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी गाइड का सहारा लें। और अगर आप 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है जिससे मैंने तैयारी करी वो गाइड के रूप में देखा जाए तो परिष्कार द्वारा प्रकाशित जो गाइड है वो पर्याप्त है मेरे हिसाब से। लेकिन आपकी नींव जो है वो उसी से मजबूत होगी। आपने अगर कक्षा 9 से लेकर 12 तक की हिंदी की जो जितनी भी पुस्तकें चलती है उन सब का अगर आपने अध्ययन किया हो तो। यही है आज का हमारा वीडियो। इसमें आपको कुछ मार्गदर्शन मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको मार्गदर्शन और जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उन लोगों को भी इनका लाभ मिल सके। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।